नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। कर्नाटक सरकार ने दत्तात्रेय पीठ नियुक्ति अधिसूचना की जारी। हाईकोर्ट के समक्ष अधिसूचना को किया गया पेश। हिंदू पुजारी को मिली धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति। इंडियन पोर्ट बिल 2022 का मसौदा जारी। समुद्री मार्ग से होता है 95% व्यापार। कम समय में व्यापार करना है मकसद। पहली स्वदेशी अंतरिक्ष निगरानी वेधशाला की हुई घोषणा। उत्तराखंड में किया जाएगा स्थापित। अंतरिक्ष में सैन्य उपग्रहों पर होगी कड़ी नजर। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2022 हुआ जारी। डिफॉल्टर्स की होगी सख्त निगरानी। लोग बिना एनओसी नहीं कर पाएंगे विदेशी निवेश। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे देने की प्रवृत्ति में बदलाव। प्रोटीन युक्त भोजन को बताया इसका जिम्मेदार। वैज्ञानिकों ने किए नए खुलासे। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सरकार ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद व्यापार में लगने वाले समय को कम करना है, साथ ही समुद्री क्षेत्र के विकास को समरूप और सुव्यवस्थित करना है। गौरतलब है कि मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम साल 1908 में ब्रिटिश हितों के अनुरूप बनाया गया था, जो 110 साल से अधिक पुराना है। मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम की प्रासंगिकता पर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में प्रस्तावित बिल ब्रिटिश कालीन अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के मकसद से लाया गया है। मसौदे के प्रावधानों की बात करें तो इस ड्राफ्ट बिल में बंदरगाहों पर प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े कानूनों को समेकित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियों के अनुरूप बनाने की बात की गई है। इसके अलावा तटीय राज्यों में राज्य समुद्री बोर्ड स्थापित करने और उन्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच एकीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए परामर्शी और अनुशंसात्मक ढांचा तैयार करने की भी बात की गई है। बिल में गैर प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों के प्रबंधन और नियंत्रण सहित भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग करने वाले उपाय भी सुझाए गए हैं। बता दें कि भारत की समुद्री तट रेखा 7,500 किलोमीटर लंबी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय जलीय व्यापारिक हितों को साधने के लिए रणनीतिक अवसर उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत का मात्रा के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार लगभग 65% व्यापार सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दिया। इसमें बेनामी लेन देन में शामिल लोगों के लिए अधिकतम 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। न्यायालय ने इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया। दरअसल संसद द्वारा साल 2016 में बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। संशोधन अधिनियम में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें सील करने का प्रावधान किया गया। साथ ही इसमें जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान जोड़ा गया। इसके अलावा बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% तक के जुर्माने को भी बढ़ाया गया। इस संशोधन को सरकार ने पिछली तारीख से लागू किया था। इसी संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि सरकार को संपत्ति जब्त करने का मिला अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में अब साल 2016 के संशोधित अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिनियम को पहली बार साल 1988 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसको कठोर बनाने के मकसद से इसमें साल 2016 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम का आधिकारिक नाम बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम है। गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति वह संपत्ति या प्रॉपर्टी होती है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। आमतौर पर इस तरह की संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ में नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना को पेश किया गया।
साथ ही राज्य कैबिनेट उप समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की एक प्रति भी न्यायालय के समक्ष पेश की गई। गौरतलब है कि इसके पहले राज्य कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने दत्तात्रेय स्वामी पीठ के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर एक प्रबंधन समिति गठित करने का आदेश दिया था। समिति के मुताबिक इस प्रबंधन समिति में एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम मुजावर को निर्धारित धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नियुक्त किया जाना था। दरअसल कर्नाटक स्थित दत्तापीठ का मुद्दा कई वर्षों से विवाद का कारण रहा है। दत्तात्रेय के नाम पर एक हिंदू मंदिर और सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर एक दरगाह कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट की बाबा बुदनगिरी पहाड़ियों में स्थित है। गौरतलब है कि बाबा बुदन 16वीं सदी के सूफी संत थे। कहावत है कि बाबा बुदन ने अरब से भारत आते समय यमन के मोचा बंदरगाह से 7 कच्चे बीज लाकर भारत में पहली बार कॉफी के पौधे लगाए थे। गौरतलब है कि साल 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक ऐसे धार्मिक स्थल जहां हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक भी पूजा अर्चना की जाती है, वहां केवल एक मुस्लिम मुजावर को ही धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति देना मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार से एक हिंदू पुजारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु और इससे जुड़ी रणनीति तय करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति स्थापित की थी। भारतीय फुटबॉल संघ के निलंबन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े फैसले को दरकिनार करते हुए IOA की यथास्थिति को बनाए रखा है। इस निर्णय का मकसद खेल जगत यानी भारतीय ओलंपिक पर आने वाले खतरे को दूर करना है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि न्यायालय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय COA यानी प्रशासकों की समिति अब भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने का कार्य करेगी। इसके बाद इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें सरकार और IOA की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि विश्व खेल निकाय COA सहित किसी भी गैर निर्वाचित निकाय को मान्यता नहीं देता है। यह थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का हवाला देते हुए भारत को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है। गौरतलब है कि इसके पहले साल 2012 में भारतीय ओलंपिक संघ को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने निलंबित किया था। दरअसल साल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL राहुल मेहरा द्वारा दायर की गई थी। इनका कहना था कि IOA और दूसरे राष्ट्रीय खेल संघ को स्पोर्ट्स कोड का पालन करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको प्रदान की गई शक्तियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने IOA की कमियों को उजागर करते हुए कई ऑर्डर पास किए, जिसका इस खेल संघ द्वारा पालन नहीं किया गया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय सुनाते हुए IOA के अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए 3 सदस्यीय COA की नियुक्ति की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल R दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल हैं। बीते दिनों नई दिल्ली में 2 दिवसीय NSS यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने नाफिस यानी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया। नाफिस को NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका मकसद केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों का त्वरित और आसान निपटान करना है। नाफिस एक ऐसा वेब आधारित एप्लीकेशन डेटाबेस है जिसमें अपराध और संबंधित अपराधी के उंगलियों के निशान से जुड़े आंकड़े दर्ज होते हैं। यह एप्लीकेशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटा को इकट्ठा करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में बनाया गया है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24 घंटे यानी 24/7 डेटा को एक्सेस करने, अपलोड करने और ट्रेस करने की अनुमति प्रदान करता है। नाफिस एक अपराधी को 10 अंकों वाला एक यूनिक NFN यानी राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। इसके तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज FIR को क्लब करके एक NFN से जोड़ा जाएगा, जिसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए जीवन भर किया जा सकता है। NFN के पहले 2 अंक उस राज्य कोड के होंगे जिसमें व्यक्ति को अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद एक क्रम संख्या होगी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने 1992 में भारत की पहली स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली तैयार की थी। इसे फैक्ट्स यानी फिंगरप्रिंट विश्लेषण और आपराधिक ट्रेसिंग सिस्टम का नाम दिया गया था। 2007 में इसको अपग्रेड करके फैक्ट्स 5.0 लॉन्च किया गया। अब नाफिस ने फैक्ट्स 5.0 को प्रतिस्थापित कर दिया है।
हाल ही में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यह एक कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी यानी वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला होगी। इसका काम अंतरिक्ष मलबे और सैन्य उपग्रहों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखना होगा। गौरतलब है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रही 10 सेंटीमीटर जितनी छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी। इस वेधशाला का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा द्वारा किया जाएगा। भारत अभी अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग कर रहा है। इस वेधशाला के निर्माण के बाद भारत के पास अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने की अपनी स्वदेशी क्षमता होगी। इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता की निगरानी के साथ ही जमीन पर स्थित सेंसर नेटवर्क से अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। यह उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के बीच टकराव की आशंका को उनके स्थान, गति और ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप वक्र की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होगी। इस वेधशाला द्वारा दिगंतारा कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट से लेकर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट तक की कक्षाओं में उपग्रहों और मलबे की निगरानी करने में सक्षम होगी। असल में यह वेधशाला भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर चीनी उपग्रह लंबे समय तक भारत के विशेष क्षेत्र में उपस्थित है तो इसके माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी। इसके लिए भारत को अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं होना होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है। उसके पास अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस तरह की सबसे अधिक वेधशालाएं हैं। ये वेधशालाएं विभिन्न जगहों पर तैनात हैं और वाणिज्यिक कंपनियां दुनिया भर से इनके लिए इनपुट उपलब्ध कराती हैं। पंजाब और हरियाणा के खेत इन दिनों एक अजीब बीमारी का सामना कर रहे हैं। दरअसल यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से धान की फसल बढ़ नहीं रही है। यहाँ धान की बुआई के बाद खेतों में 10% ऐसे पौधे थे जो कि बोने या कम कद के थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण पहले जिंक की कमी बताया था, लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक के द्वारा बताया कि यह फाइटोरोवायरस या राइस ग्रासी स्टंट वायरस के कारण हो सकता है। यह वायरस चावल के पौधों में बौनेपन और पीलेपन को प्रेरित करता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इसका दूसरा संभावित कारण फाइटोप्लाज्मा को बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राइस ग्रासी स्टंट वायरस एक पादप रोगजनक विषाणु है जो कीटों के द्वारा पौधों के बीच संचारित होता है। निम्फ और अडल्ट स्टेज प्लांट हॉपर्स राइस ग्रासी स्टंट वायरस के सामान्य वाहक है। इसके कारण धान के पौधे की पत्तियां छोटी और पतली हो जाती हैं। उसके बाद उनका रंग पीला हरा या पीला हो जाता है। इसके साथ ही पत्तियों पर गाढ़े भूरे रंग के विभिन्न आकार के दाग पड़ जाते हैं। ऐसे पौधों में या तो बालियां नहीं निकलती हैं और अगर निकलती हैं तो उनमें दाने नहीं आते हैं। इस तरह पौधे का विकास रुक जाता है। वहीं फाइटोप्लाज्मा एक रोगजनक जीवाणु है। ये फ्लोएम फीडिंग कीट के द्वारा पौधे से पौधे तक संचरित होते हैं। ये करीब 1000 से ज्यादा पौधे की प्रजातियों में कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। ये जीवाणु भी धान के पौधे की पत्तियों को पीला कर देते हैं। इसके साथ ही ये पौधे के विकास को बाधित करते हैं। हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका मकसद विधि सेवा क्षेत्र को एक दूसरे के लिए खोलने के साथ साथ व्यवसाय एवं नए अवसरों की तलाश करना है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कानून और न्याय से जुड़े कई समझौते किए गए। इसमें वाणिज्यिक अदालतों के कामकाज के तरीके, मध्यस्थता और बीच बचाव जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था आदि जैसे विषयों पर सहमति बनी है। साथ ही इसमें केस मैनेजमेंट, न्याय व्यवस्था, विधायी प्रारूपण आदि में तकनीक के उपयोग पर भी सहमति बनी है। यहाँ विधायी प्रारूपण का मतलब कानूनी दस्तावेजों के ड्राफ्टिंग के तरीकों से है। सहमति के अन्य बिंदुओं में कार्य पद्धतियों से जुड़े ज्ञान को साझा करना और उन्हें सुगम बनाना आदि भी शामिल है। दोनों देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में कानूनी पदों पर तैनात व्यक्तियों जैसे सलाहकार, ड्राफ्ट्समैन आदि के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम पर समझौता किया गया है। साथ ही विधि सेवा क्षेत्र को खोलने और बाजार तक पहुंच बनाने के दौरान आने वाली समस्याओं को कम करने पर भी विचार किया गया। बैठक के दौरान गैर ब्रिटिश अर्हता प्राप्त वकीलों की प्रैक्टिस और विधि परामर्श क्षेत्र को निर्धारित करने वाले नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि भारत और ब्रिटेन ने साल 2018 में एक MOU साइन किया था। इसका मकसद कानून एवं न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को स्थापित करना था। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2022 जारी किया। इसका मकसद बैंकिंग फ्रॉड और एनपीए के बढ़ते मामलों में कमी लाना है। साथ ही मौजूदा समय में भारतीयों के विदेशी निवेश की राह को आसान बनाना है। जारी किए गए इस नियम में विदेशी निवेश और भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण के मौजूदा कानूनों को शामिल किया गया है। नए नियम में विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़ी नजर रखी गई है। नियम के मुताबिक विदेशी निवेश से पहले एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इनमें उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनका बैंक खाता एनपीए की कैटेगरी में है या बैंक ने उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया है। इसके अलावा वे भी इसके दायरे में आएंगे जिनकी किसी वित्तीय सेवा नियामक या जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन यदि वित्तीय संस्था या संबंधित नियामक या जांच एजेंसी आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर एनओसी नहीं देती है तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित लेन देन पर आपत्ति नहीं है। साथ ही ऐसे निवेशकों को विदेशी इक्विटी या ओडीआई यानी ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश करने से पहले प्रत्येक विदेशी इकाई की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जमा करनी होगी। बता दें कि कॉर्पोरेट इकाई अपने अंतिम ऑडिट बैलेंस शीट के निवल मूल्य के 50% से अधिक विदेशी पोर्टफोलियो में निवेश नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि कोई भी निवासी व्यक्ति रिजर्व बैंक की एलआरएस यानी उदारीकृत प्रेक्षण योजना के तहत ओडीआई कर सकता है। वर्तमान में एक व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख ओडीआई कर सकता है। इसके तहत नाबालिग सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी चालू या पूंजी खाता लेन देन या दोनों में निवेश की अनुमति प्राप्त है। भारत में निवासी व्यक्ति के विदेशी निवेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2015 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ निवासी का अर्थ नागरिक और गैर नागरिक दोनों से है। हाल ही में देहरादून स्थित WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कुछ अहम बातों पर खुलासा किया है। इनके मुताबिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे देने की प्रवृत्ति में बदलाव देखा गया है। असल में 1 सदी से अधिक के इतिहास में ये पक्षी केवल एक ही अंडा देते थे, लेकिन अब इनमें 2 अंडे देने की प्रवृत्ति देखी गई है। वैज्ञानिकों ने जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में इन लुप्त प्राय पक्षियों के ex situ प्रजनन के दौरान इन प्रवृत्तियों को देखा। वैज्ञानिकों ने मानसून के मौसम में अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन को इसका कारण बताया है। असल में इस साल जैसलमेर में बारिश की मात्रा में 20 मिलीमीटर का इजाफा हुआ था, जिसके चलते पक्षियों के लिए प्राकृतिक चारे के पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही इसके आहार की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अतिरिक्त प्रोटीन की प्राप्ति हुई और उनके अंडे की संख्या में इजाफा हो गया। गौरतलब है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। यह भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है और घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। यह अपने चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से सरीसृप, जर्बिल्स, टिड्डे, बड़े कीड़े और टिड्डियों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। बता दें कि राज्य सरकार वन विभाग ने साल 2019 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों का नया स्टॉक जुटाने के लिए WII के सहयोग से प्रजनन परियोजना शुरू की थी। इनकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। विद्युत लाइनों से टकराव, शिकार, आवास में कमी और व्यापक कृषि विस्तार आदि के कारण यह पक्षी खतरे में है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी प्रकाशित की। यह स्टडी भारत के जन्म लिंगानुपात से संबंधित है। स्टडी में भारत में चयनात्मक लिंगानुपात को लेकर राहत की खबर आई है। स्टडी के मुताबिक जन्म के समय भारत का लिंगानुपात थोड़ा सामान्य हुआ है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में लिंग चयन, प्रसव या बच्चियों की भ्रूण हत्या में गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि भ्रूण हत्या भारत की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी की सबसे बड़ी समस्या है। प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम अध्ययन में बताया गया है कि भारत में बेटे को लेकर पूर्वाग्रह या बेटे की चाहत में कमी आ रही है। इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि जहां भारत में साल 2010 में मिसिंग बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या लगभग 4.8 लाख थी, वहीं साल 2019 में यह घटकर 4.1 लाख हो गई है। यहाँ मिसिंग का मतलब महिला चयनात्मक गर्भपात से है, जिसके चलते वे लड़कियां दुनिया में नहीं आ सकी। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर जन्म के समय लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में थोड़ी अधिक है। आंकड़ों की बात करें तो यह प्रति 100 बालिकाओं की तुलना में लगभग 105 बालक है। हालांकि भारत के लिए यह स्थिति 1960 के दशक के पहले थी, जिसका कारण देश में लिंग परीक्षण साधन का ना होना था।
1971 में भारत में गर्भपात को वैध कर दिया गया था। वहीं 1980 के दशक में अल्ट्रासाउंड तकनीक की शुरुआत हुई। इसके चलते लिंग चयन मामलों में तेजी आई और भारत का शिशु लिंगानुपात तेजी से घटकर 108 लड़कों की तुलना में 100 लड़कियों पर पहुंच गया। वहीं 1990 के दशक में 110 लड़कों पर 100 लड़कियां थी। NFHS की नवीनतम रिपोर्ट में 108 लड़कों पर 100 लड़कियों की बात कही गई है। हाल ही में GWEC यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और MEC इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को भारतीय पवन ऊर्जा बाजार परिदृश्य 2022-2026 नामक शीर्षक से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत अगले 5 साल में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता में 23.7 गीगावाट की बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि इसके लिए अनुकूल नीतियां, सुविधाजनक साधन और उचित संस्थागत हस्तक्षेप आवश्यक है। साथ ही इसमें कहा गया है कि भारत में नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं की वार्षिक इंस्टॉलेशन साल 2024 तक चरम पर होगी और इसके बाद इसमें गिरावट देखी जा सकती है। आपको बता दें कि साल 2030 तक भारत अपनी आधी बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि इस साल के अंत तक भारत 60 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी तक करीब 40 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता ही स्थापित की जा सकी है। गौरतलब है कि साल 2070 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन COP26 में भारत द्वारा घोषित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहती या चलती वायु से पैदा की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और फिर इस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। इस तरह प्राप्त विद्युत ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। GWEC पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। यह सदस्य आधारित संगठन है जो संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। GWEC के सदस्य 80 से ज्यादा देशों में 1500 से अधिक कंपनियों, संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पवन ऊर्जा के लिए बेहतर नीतिगत माहौल बनाने का काम करता है। वहीं MEC इंटेलिजेंस एक रणनीतिक सलाहकार और मार्केट कंसल्टिंग फर्म है। यह बिजनेस लीडर्स के सामने आने वाले विकास के मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम साल 1908 में ब्रिटिश हितों के अनुरूप बनाया गया था। 2. भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दिया है। कथन 2, इसमें बेनामी लेन देन के मामले में अधिकतम 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NAFIS अपराध और संबंधित अपराधी के उंगलियों के निशान से जुड़े आंकड़ों वाला एक वेब आधारित एप्लीकेशन डेटाबेस है। 2. हाल ही में NAFIS यानी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। और 3. NAFIS को NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 एवं 3, C केवल 3 या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। A उत्तराखंड, B लद्दाख, C सिक्किम या फिर D हिमाचल प्रदेश। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। कथन 2, ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति है। और कथन 3,
राजस्थान वन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 3, C केवल 2 एवं 3 या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtis.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में मिथिला के मखाना को GI यानी भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। इससे मिथिला के मखाना किसानों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि मखाने का वानस्पतिक नाम यूरिले फेरोक्सालिस होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बिहार का 5वां ऐसा उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। मखाना मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है। ये प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान पान, मखाना और माछ यानी मछली है। गौरतलब है कि दुनिया का 85 से 90% मखाना भारत में होता है। वहीं भारत का करीब 85% मखाना बिहार में होता है। बीते दिनों वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की गई। इसके बाद से अब बेहद नीचे उड़ान भरकर भारतीय रडारों को चकमा देने की कोशिश कर रहे दुश्मन के ड्रोन्स या विमान भी ध्वस्त किए जा सकते हैं। इस परीक्षण को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर के तटीय इलाके में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। आपको बता दें कि ये एक सतह से हवा में मार करने वाली कम दूर की मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। हाल ही में केरल सरकार ने ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सवारी को लॉन्च किया। ये भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा है। गौरतलब है कि इससे पहले तक भारत में ओला, उबर जैसी निजी कंपनियां ही इस क्षेत्र में कार्यरत थीं। केरल सवारी की खास बात ये है कि इसमें दिन या रात या बारिश के बावजूद किराए में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। इसके विपरीत निजी कंपनियां पीक आवर के दौरान या बारिश की स्थिति में किराए में इजाफा करती हैं। बीते दिनों रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य को फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। दरअसल इस अभयारण्य को बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया था। ये कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है। इसे साल 1940 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के प्रयास पर अभयारण्य घोषित किया गया। ये 0.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए पसंदीदा घोंसला बनाने का स्थान है। यहाँ पक्षियों के करीब 170 प्रजातियों को दर्ज किया जा चुका है। यहाँ सबसे अधिक देखे जाने वाले पक्षियों में पेंटेड स्टॉक, किंगफिशर, कॉर्मोरेंट, डार्टर, हेरॉन्स, रिवर टर्न, एग्रेट्स, इंडियन रोलर, ब्लैक हेडेड आइबिस आदि प्रमुख हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी NDTV में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सेदारी की खरीद की है। इस समूह ने NDTV में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की भी बात कही है। हालांकि NDTV प्रबंधन का कहना है कि इस संदर्भ में अडानी ग्रुप द्वारा कंपनी के प्रमोटर्स से किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप द्वारा जिस तरह से NDTV में हिस्सेदारी अधिग्रहित करने का प्रयास किया गया है उसे जानकार होस्टाइल टेकओवर यानी शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण मान रहे हैं। आपको बता दें कि शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण या अधिग्रहण का शत्रुतापूर्ण पहलू तब कहलाता है जब कोई कंपनी या व्यक्ति लक्ष्य कंपनी के बोर्ड या प्रबंधन की इच्छा के विरुद्ध कंपनी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है। हाल ही में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। ये समझौता राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% पर लाना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये सुनिश्चित करेगा कि कार्गो को जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सके। हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी ये नियुक्ति 1 नवंबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक होगी।
आपको बता दें कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के पूर्व CEA यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। गौरतलब है कि IMF के कार्यकारी निदेशक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शामिल देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यपालों द्वारा चुना जाता है। इनका चुनाव मतदान के माध्यम से होता है। भारत जिस निर्वाचन क्षेत्र में आता है उनमें भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान सदस्य देश हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया जा रहा है। इस साल इसकी थीम सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर है। इसे हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह का मकसद वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं के प्रति जागरूक करना है। विश्व जल सप्ताह की शुरुआत साल 1991 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक जल संगोष्ठी के रूप में हुई थी। तब से इसे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि गरीबी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट, पानी की कमी और जैव विविधता के नुकसान जैसी चुनौतियों से निपटने के मकसद से हर साल एक अलग विषय या थीम चुनी जाती है। हाल ही में विक्रांत पोत के निर्माण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत को डिजाइन करने के साथ इसके निर्माण की क्षमता है। विक्रांत को भारतीय नौसेना की शाखा नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60 के साथ 30 विमानों का संचालन करने में सक्षम होगा। इसकी अधिकतम स्पीड 28 समुद्री मील और क्रूजिंग स्पीड 18 समुद्री मील है। इसका वजन करीब 40,000 टन है। इस तरह ये भारत का अब तक का सबसे भारी विमान वाहक पोत है। हाल ही में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको ये पुरस्कार शरणार्थियों को शरण देने के लिए दिया गया। आपको बता दें कि इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम फेलिक्स हॉफवेट-बायोगनी यूनेस्को पीस प्राइज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे साल 1989 से हर साल उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने या इसे सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।